नाज़रीन, लसबेला हेलीकॉप्टर हादसे के बाद जब अफवाज पाकिस्तान और पूरी कौम गम और कर्ब की कैफियत का शिकार थी, तो कुछ ट्विटर हैंडल्स और फेसबुक अकाउंट्स इस हवाले से मनफी मुहिम में मसरूफ थे। इनको ना ही अपनी सरहद के मुहाफ़िज़ों के जज्बात का ख्याल था ना शोहदा के वुरसा की दिल आज़ारी का। अफवाज पाकिस्तान और कौम के इन्हीं जज्बात की तर्जुमानी करते हुए ISPR के सरबराह मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा कि सोशल मीडिया पर मनफी मुहिम से शोहदा के अहले खाना की दिल आज़ारी हुई है और अफवाज पाकिस्तान के तमाम रैंक्स में इस पर शदीद गम और गुस्सा पाया जाता है। अफवाज पाकिस्तान के तर्जुमान का कहना था कि साने के तकलीफ दे वक्त में पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ी थी। ऐसे वक्त में तौहीन आमेज मुहिम और बेहिस रवैया शदीद काबिल मुज़म्मत है। उन्होंने इस बेहिस रवैये को नाकाबिल कबूल करार दिया। ये नफरत अंगेज मुहिम चलाने वालों के लिए मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने एक मखसूस तबके का लफ्ज इस्तेमाल किया। तो सवाल पैदा हुआ कि यह तबका कौन सा है। इस सवाल का जवाब उस वक्त सामने आ गया जब मोहम्मद मुनीब कियानी नामी एक नौजवान का बयान सोशल मीडिया और मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें उसने सोशल मीडिया पर फौज के खिलाफ मुहिम चलाने पर शर्मिंदगी का इजहार करते हुए मौजरत कर ली। मुनीब कियानी ने एतराफ़ किया कि वो 2 साल के लिए मेरे कप्तान की जमात तहरीक इंसाफ की तलबा तंजीम इंसाफ यूनियन फेडरेशन का सीनियर डिप्टी कन्वीनर रहा है और उसने 2 ट्वीट्स की, जिनमें से एक ट्वीट उसने खुद जनरेट की और दूसरी उसने कॉपी पेस्ट की थी। मुनीब ने तस्लीम किया कि यह कॉपी पेस्ट ट्वीट भी उसने उन लोगों से कॉपी की थी जिनका उस पर असर व रसूख था। इस नौजवान का एतराफ़ और माजरत काबिल तहसीन है, लेकिन यहाँ कुछ बुनियादी सवाल पैदा होते हैं कि मुआशरे के इस खास तबके में इतनी नफरत और शिद्दत कहाँ से आई। आखिर ये सोच कहाँ से परवान चढ़ी कि ना मुल्की सलामती की परवाह रही, ना इस्लामी और मुआशरती अक़दार की। सियासी मुखालफत नफरत का रूप क्यों इख्तियार कर गई है? आखिर इन नौजवानों ने तमीज़ और तहजीब का दामन क्यों हाथ से छोड़ दिया है? मेरे इन सवालों का जवाब जानने के लिए यह हकीकत जानना जरूरी है कि हर सियासी जमात का एक मखसूस मिजाज होता है जो उसके लीडर की सोच का आईनादार होता है। यह क्रेडिट मेरे कप्तान को जाता है कि उन्होंने मुल्की सियासत में गालम गलोच के कल्चर को फरोग ही नहीं दिया, बल्कि इसे सिक्का राजुल वक्त बना दिया था। जब से मेरे कप्तान ने सियासी इनिंग्स शुरू की, उन्होंने हमेशा गैर मोहतात और हकारत भरी जबान ही इस्तेमाल की और यही कल्चर उनकी पूरी जमात में फैल गया। नाज़रीन, मेरे कप्तान के नफरत और बदकलामी पर मबनी वाक़यात ना सिर्फ इस कल्चर का बायस बने बल्कि इसको मजीद बदतर बना रहे हैं। ऐसे वाक़यात ने तो इतने ज्यादा है कि शायद इन्हें शुमार करने के लिए कैलकुलेटर की जरूरत पड़ जाए। हम सिर्फ 1 दर्जन भर वाक़यात आपको सुनाते हैं। वाक़यात 2014 में जब मेरे कप्तान इस्लामाबाद में धरना दिए बैठे थे, उस वक्त रोजाना की बुनियाद पर वो कई मरतबा कौम को अपने ख्यालात से मुस्तफीद करते। उस वक्त की हुकूमत के बारे में मेरे कप्तान के मुंह से यूं फूल झड़ते थे। पार्लियामेंट जिसमें 40 लोग बैठे हुए हैं, हम उधर जा रहे हैं और वो मुझे पता है कांप रहे हैं। मुझे पता है कि उनकी शलवारें गीली हो गई हैं। नाज़रीन, इतने मजमे की मौजूदगी में यह जुमला बोलना किसी भी मुहज़्ज़ब इंसान को ज़ेब नहीं देता। मेरे कप्तान, क्या आप माफी मांगेंगे? वाक़या नंबर 2, अपने 126 दिन के धरने में मेरे कप्तान ने किसी को नहीं बख्शा। वो सरकारी अफसरान जो अमन व अमान बरकरार रखने की ड्यूटी पर मामूर थे, उनको भी मेरे कप्तान की धमकियों का सामना करना पड़ा। जो नए IG आए हैं, मेरी बड़ी गौर से बात सुन लो। मेरे एक कारकुन को तुमने जख्मी करवाया, किसी को गोली लगी। मैं अल्लाह के सामने आज, अल्लाह, मैं तेरे सामने वादा करता हूं कि मैं इस IG को पाकिस्तान के हर कोने में इसके पीछे जाऊंगा, इसकी गर्दन पकड़ूंगा, मैं इसको। नाज़रीन, वाज़ेह रहे कि ये अफसरान महज अपने फ़राइज़ अदा कर रहे थे, लेकिन मेरे कप्तान चाहते थे कि वो अपने सरकारी फ़राइज़ छोड़कर मेरे कप्तान के सियासी अज़ाइम पूरे करें। ये गैर आनी और गैर कानूनी इक़दाम करने पर मेरे कप्तान, क्या आप माफ़ी मांगेंगे? वाक़या नंबर 3, सरकारी अफसरान को मेरे कप्तान की धमकियों का सिलसिला अभी भी जारी है। हमजा शहबाज की वज़ारत आला के दौरान लाहौर के इंतजामी अफसरान भी मेरे कप्तान की नफरत अंगेज धमकियों का टारगेट रहे। मेरे कप्तान, क्या आप इस पर माफी मांगेंगे? वाक़या नंबर 4, सिर्फ सरकारी अफसरान ही नहीं बल्कि आईनी इदारे भी मेरे कप्तान की नफरत अंगेजी का निशाना बने। इलेक्शन कमीशन को कप्तान ने वो सब कुछ कहा जो बगैर सोचे समझे कहा जा सकता है।
बगैर सबूत के इल्जाम तराशियों से धमकियों तक मेरे कप्तान ने कोई कसर ना छोड़ी। सारी इलेक्शन कमीशन की क्रेडिबिलिटी खत्म हो चुकी है। इलेक्शन कमिश्नर, तुम्हारा नाम लिखा जाएगा पाकिस्तान के गद्दारों में। चीफ इलेक्शन कमिश्नर बिल्कुल एक नून लीग का प्लांटेड एजेंट है, इस पे कोई एतमाद नहीं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, इसको तो नून लीग के अंदर कोई ऑफिस का ओहदा दे दो। किसी को एतमाद नहीं है इलेक्शन कमीशन। जो इन्होंने हल्का बंदियां की, सारी जगह से कंप्लेंट्स आ रही। साफ और शफाफ इलेक्शन इस इलेक्शन कमीशन के अंदर नीचे कभी भी नहीं हो सकता। इलेक्शन कमिश्नर को आज कहूंगा कि आपके पास रास्ता है, आप रिजाइन करें। हमारा मुकाबला शरीफ खानदान और इनके दरबारियों से, लोटों से, इलेक्शन कमीशन से जो इनके साथ मिला हुआ है। ये खुफिया जाके सिकंदर जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, ये जाके मरियम और वो हमजा कुकड़ी को मिलता है। बगैर किसी सबूत के एक आईनी इदारे के ऐसे सरबराह पर मेरे कप्तान ने इल्जाम तराशी की जिसका तकर्रुर मेरे कप्तान ने खुद किया था। अपने ही मुकर्रर करदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मुस्लिम नून का प्लांटेड एजेंट कहने की इस हरकत पर ए मेरे कप्तान, क्या आप माफी मांगेंगे? वाकया नंबर 5। मेरे कप्तान की रिवायत रही है कि जिसने भी मेरे कप्तान के साथ नेकी की, मेरे कप्तान ने उसे पछताने पर मजबूर किया। वो एस्टैब्लिशमेंट जिसकी मेहरबानियों से मेरे कप्तान ने 3.5 साल वजारत उज़्मा के मजे लूटे, अब वो भी मेरे कप्तान की ज़बादराजी और इल्जाम तराशी से महफूज नहीं रही। मैं अपनी फौज को भी कहता हूं कि आप न्यूट्रल हैं। आपने कहा न्यूट्रल है, न्यूट्रल रहें इसमें। मैंने और शौकत ने जब जाके न्यूट्रल्स को समझाया कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी मुल्क नहीं अफोर्ड कर सकता। आप कहते हैं हम न्यूट्रल हैं, बिस्मिल्लाह न्यूट्रल हो, लेकिन लोग जानते हैं कि पावर आपके पास है। अल्लाह ने हमें ये नहीं कहा कि तुम न्यूट्रल रह जाओ, ना इधर ना उधर। मैंने जाके न्यूट्रल्स को मैंने उनको समझाया कि देखें, अगर ये साजिश हो रही है, बड़ा अच्छा आप न्यूट्रल रहें, लेकिन ये जो साजिश हो रही है, अगर इस वक्त गवर्नमेंट को गिरा दिया गया इस साजिश के तहत, तो ये इनसे संभाला नहीं जाएगा। अल्लाह ने हमें इजाजत ही नहीं दी कि हम न्यूट्रल हो जाएं। जानवर न्यूट्रल होता है, जानवर में अच्छे बुरे की तमीज नहीं होती। नाज़रीन, ये मेरे कप्तान का वो फॉर्मूला है जो उनसे कबल किसी फलसफी, किसी मुफक्कर, किसी आलिम के जहन में नहीं आया। एस्टैब्लिशमेंट का सियासी मैच में न्यूट्रल होना ही बनता है, लेकिन मेरे कप्तान चाहते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट अपने आईनी किरदार के मुताबिक न्यूट्रल ना रहे। अपने इस गैर आईनी मुतालबे पर है मेरे कप्तान, क्या आप माफी मांगेंगे? वाकया नंबर 6। मेरे कप्तान गालबन ये समझते हैं कि हक का वाहिद मेयार सिर्फ उनकी अपनी जात है। पीटीआई के मुनरिफ अरकान को मेरे कप्तान ने क्या कहा, सुनिएगा जरा। सारा पाकिस्तान ये समझेगा कि आपने अपना ज़मीर बेचा है, और ये जो सोशल मीडिया है हमेशा के लिए आपके नाम के साथ लग जाएगा कि आप ज़मीर फरोश हैं। आपके लिए शादियों में जाना मुश्किल हो जाएगा, आपके बच्चों से लोग शादियां नहीं करेंगे। ये जो धमकियां आपने सुनी, ये यकीनन बचगाना जरूर है, लेकिन इनके पीछे छुपा नफरत का पहाड़ किसी से पोशीदा नहीं। मालूम नहीं मेरे कप्तान के दिल में नफरत का इतना बड़ा जखीरा कहां से आ गया। इन अरकान और उनके खानदानों को इस नफरत अंगेज मुहिम की वजह से जो कुछ देखना पड़ा है मेरे कप्तान, क्या आप इस पर माफी मांगेंगे? वाकया नंबर 7। कुछ अरसा पहले तक मेरे कप्तान के बारे में यह तासुर था कि सियासी मुखालिफिन पर जितनी मर्जी लफ्जी गोलाबारी कर लें, वो खवातीन के बारे में नाज़ेबा बात नहीं करते। लेकिन इस तासुर को भी मेरे कप्तान ने खुद ही चकनाचूर कर दिया जब उन्होंने मरियम नवाज के बारे में इखलाक से गिरा हुआ तबसरा किया। मुझे किसी सोशल मीडिया पे किसी ने मुझे तकरीर भेजी, वो मरियम कहीं तकरीर कर रही थी कल, तकरीर जो मुझे भेजी सोशल मीडिया पे, उसमें उसने इतनी दफा और इस जज्बे से और इस जुनून से मेरा नाम लिया कि मैं उसको ये कहना चाहता हूँ, मरियम देखो, थोड़ा ध्यान करो, तुम्हारा खामद ही नाराज ना हो जाए। नाज़रीन, हैरत की बात यह है कि ऐसी छोटी बात सुनकर मजमे ने जिस रद्दअमल का मुजाहरा किया, वो किसी भी मुहज़्ज़ब इंसान को दुखी कर देने के लिए काफी है। लोगों की ऐसी तरबियत करने पर है मेरे कप्तान, क्या आप माफी मांगेंगे? वाकया नंबर 8। सियासी मुखालिफिन को तज़ीक आमेज नामों से पुकारने का चलन मेरे कप्तान ने शुरू तो नहीं किया, लेकिन उन्होंने इस मुर्दा रिवायत को ऐसी जिंदगी दी है कि उनकी जमात के लोग किसी दूसरी जमात के लीडर को मुहज़्ज़ब अंदाज से पुकारना भी गवारा नहीं करते।
سیاسی مخالفین کے بارے میں میرے کپتان کا انداز ذرا ملاحظہ کیجیے گا۔ آصف زرداری، جب آپ اکٹھے ہوں گے تو ذرا یاد کرانا شریفوں کو اور نون لیگ کو کہ کیا آپ نے یہ نہیں کہا تھا کہ اٹک جیل میں ٹشو کے ڈبے ختم ہو گئے نواز شریف کے آنسو پہنچتے پہنچتے، اور شہباز شریف جو بھی اس کو بوٹ نظر آتا ہے پالش کرنا شروع کر دیتا ہے۔ فضلو سن لو، کیونکہ مولانا اس کو کہنا گناہ ہے، اس کو مولانا کہنا گناہ ہے، اس کا نام لو تو لوگ ڈیزل ڈیزل کی آوازیں لگا دیتے ہیں۔ تو فضلو، مسٹر ڈیزل، تم بھی تیار ہو جاؤ۔ میں ہر جلسے میں اپنے آپ کو کہہ کے جاتا ہوں کہ میں فضل الرحمان کو ڈیزل نہیں کہوں گا، لیکن کروں کیا؟ میں جب کھڑا ہوتا ہوں تقریر کرنے کے لیے تو سارے پنڈال سے ڈیزل کی آوازیں آنی شروع ہو جاتی ہیں۔ جنرل باجوہ سے بات ہو رہی تھی، انہوں نے کہا کہ عمران دیکھیں فضل الرحمان کو ڈیزل نہ کہنا۔ دنیا میں ثابت کیا ہوا کرپٹ آدمی آصف زرداری، دنیا میں اس کے اوپر لکھا ہوا کہ مسٹر 10%، مضمون لکھے ہوئے ہیں، فلمیں بنی ہوئی ہیں اس کے اوپر۔ نواز شریف ایک ڈاکو، ملک کو 30 سال سے لوٹ کے ملک سے باہر بھاگا ہوا ہے۔ یہ جو لوگ ہیں جن کو میں شیطان کے چیلے کہتا ہوں، یہ آرام سے اتنی دیر سے اس ملک کا خون چوس رہے ہیں، یہ جانے نہیں لگے۔ یہ انداز بیاں کس درجے تمیز سے آری ہے اور اس کے نوجوان نسل کے ذہنوں پر کتنے منفی اثرات ہوتے ہیں، اس بات کا میرے کپتان کو احساس تک نہیں۔ صرف اس بات پر کہ وہ آپ کے سیاسی مخالف ہیں، آپ نے انہیں شیطان کے چیلے تک قرار دے دیا۔ اے میرے کپتان، کیا آپ اس پر معافی مانگیں گے؟ واقعہ نمبر 9، میرے کپتان کے منفی اور نفرت بھرے انداز گفتگو کا یہ تاثر ان کی تحریک انصاف کے دیگر رہنماؤں پر بھی واضح نظر آتا ہے۔ جو سب سے زیادہ بدزبان پارٹی ورکر ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ پارٹی قیادت کے قریب ہوتا ہے۔ پارٹی قیادت اس کو پارٹی میں بڑا عہدہ بھی دیتی ہے۔ جب میرے کپتان خود اپنے سیاسی مخالفین کے لیے نازیبا الفاظ استعمال کرتے ہیں تو ان کو دیکھ کر کارکن بھی پیچھے نہیں رہتا۔ علی امین گنڈاپور نے گلگت بلتستان کی الیکشن مہم میں مریم نواز کے بارے میں کیا کہا، سنیے اور افسوس کیجیے۔ آن ریکارڈ سن لو، خوبصورت تو ہے، میں سچ بولوں گا، لیکن یہ بھی سن لو کہ آپ کے ٹیکس کے پیسے سے نواز شریف کی 2 حکومتوں میں کروڑوں روپے کی سرجریاں کرائی ہیں اس نے اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی۔ یہ خوبصورتی بھی آپ کے پیسوں کی ہے، یہ آپ کا مال ہے۔ میں آپ میں سے کسی کو بھی اٹھا لوں یہاں سے، وہ جتنا پیسہ اس نے آپ کے ٹیکس کا لگایا ہے آن ریکارڈ، اس کا اتنا بھی لگا لوں تو آپ سارے بریڈ پیٹ اور ٹام کروز بن جاؤ گے۔ ناظرین، کیا کوئی بھی مہذب آدمی کسی خاتون کے بارے میں ایسی گفتگو کا سوچ سکتا ہے؟ یقیناً نہیں۔ تو پھر اپنے کھلاڑی کی اس بات پر اے میرے کپتان، کیا آپ معافی مانگیں گے؟ واقعہ نمبر 10، خواتین کے بارے میں اخلاق سے گری گفتگو میں تحریک انصاف کے دوسرے رہنما بھی کسی سے پیچھے نہیں۔ سینیٹر اعجاز چودھری نے ایک سیاسی اجتماع میں مریم نواز کے بارے میں جو گل افشانی کی، اب ذرا وہ ملاحظہ کیجیے۔ ایک عورت رکھی ہے جس کے شکل کے اوپر کروڑوں روپیہ سالانہ خرچ ہوتا ہے، لانتی شکل مارد وجود میں آتی ہے۔ حالہ عورت نہیں ہے، ڈائن ہے، عورت نہیں ہے، ڈائن ہے۔ ناظرین، یہ 1 درجن واقعات آپ نے سنے، لیکن ناظرین آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ پاکستان میں ایک وقت ایسا بھی تھا جب سیاست میں عام طور پر شرفا کی زبان استعمال کی جاتی تھی اور اس طرح گالن گلوچ کا چلن عام نہیں تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب میرے کپتان ابھی سیاست کے میدان میں نہیں آئے تھے، لیکن اب وہ حالات ہیں وہ آپ نے 12 واقعات کی صورت میں دیکھے۔ سیانے کہتے ہیں کہ جب دلیل ختم ہو جائے تو گالی دی جاتی ہے۔ غالباً میرے کپتان کے پاس دلیلیں ختم ہو چکی ہیں، اسی لیے گالی کلچر کا ہی سہارا لیا جا رہا ہے۔ یہ رجحان معاشرے کی اخلاقیات کو دیمک کی طرح کھوکھلا کر رہا ہے، اس کا کسی کو احساس نہیں۔ کاش میرے کپتان کو احساس ہوتا کہ وہ ملک کی نوجوان نسل کے ساتھ کیا ظلم کر رہے ہیں، کاش میرے کپتان اس پر معافی مانگ لیتے۔